बच्चों, हम जानते हैं कि मनुष्य में श्वसन की क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। फेफड़ों के द्वारा जो है हम वायुमंडलीय वायु को फेफड़ों में भरते हैं और फिर निकालते हैं। इस क्रिया को हम जो है श्वास क्रिया या ब्रीथिंग कहते हैं। इसमें जो है पहले फेफड़े फूलते हैं, जिससे फेफड़ों के अंदर वायु का दाब बाहरी हवा के दाब या वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिससे बाहर से हवा जो है फेफड़ों में भरता है। इस क्रिया को हम जो है अंतःश्वसन या प्रश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन या प्रश्वसन में फेफड़े फूलते हैं, जिससे जो है वायु का दबाव जो है फेफड़ों के अंदर कम हो जाता है बाहरी जो है वायु से, जिससे बाहर से हवा जो होती है फेफड़ों में भर जाती है। इसी क्रिया को हम अंतःश्वसन या प्रश्वसन कहते हैं। इसके बाद जो है फेफड़े पिचकते हैं, जिससे फेफड़ों के अंदर वायु का दाब बाहरी वायु के दाब से अधिक हो जाता है, जिससे हवा जो होता है श्वास नली और जो है नाक के रास्ते बाहर चला जाता है। इस क्रिया को हम बाह्य श्वसन या एक्सपायरेशन कहते हैं। तो इस तरह से जो है श्वास क्रिया के द्वारा जो है फेफड़े जो हैं फूलते और पिचकते हैं, जिससे जो है हवा फेफड़ों में भरती है और निकाली जाती है। जब वायु को फेफड़ों में भरा जाता है तो इस क्रिया को हम अंतःश्वसन या प्रश्वसन कहते हैं, और जब वायु को जो है बाहर निकाला जाता है तो इस क्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। तो इस तरह से श्वास क्रिया ब्रीथिंग में दो जो है आपके जो है पद होते हैं। पहला अंतःश्वसन या प्रश्वसन होता है, इसमें फेफड़े फूलते हैं और वायु जो है फेफड़ों के अंदर भरती है। और दूसरा जो है बाह्य श्वसन होता है, जिसमें फेफड़े पिचकते हैं और जो है आपका जो वायु जो है फेफड़ों से बाहर की तरफ चला जाता है। ब्रीथिंग या श्वास क्रिया की जो है औसत दर जो है 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। अब हम इस क्रिया को जो है विस्तार से हम जो है पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि फेफड़े के आधारी भाग में जो है एक पेशीय पटनुमा संरचना होती है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम जो होता है पेशियों और जो तंतुओं का बना जो है एक पटनुमा संरचना होता है। यह जो है वक्ष गुहा को उदर गुहा से जो है पृथक करता है। श्वास क्रिया या ब्रीथिंग में डायफ्राम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस डायफ्राम की गति से ही जो है आपकी श्वास क्रिया होती है। वक्ष गुहा के सामने जो है एक आपकी जो है हड्डी पाई जाती है, इसे स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम को जो है चित्र में नहीं प्रदर्शित किया गया है। फिर स्टर्नम से 12 जोड़ी आपकी जो है पसलियाँ निकल करके वक्ष गुहा जिसमें फेफड़े स्थित होते हैं उसको चारों तरफ से जो है आपका जो है ढकी रहती हैं। जैसे यहाँ पे जो है एक हड्डी होती है, इसे स्टर्नम कहते हैं। अब इस स्टर्नम से जो है आपकी जो है पसलियाँ निकलती हैं। इन पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। ये पसलियाँ जो है चारों तरफ से जो है आपके जो है वक्ष गुहा को घेरती हैं और पीछे मुड़ करके जो है आपके जो है कशेरुक दंड से वर्टिब्रल कॉलम से जाके जुड़ जाती हैं। इन पसलियों के बीच में जो है एक विशेष प्रकार की पेशियाँ होती हैं, जिसे जो है हम अंतरा परसुक पेशी कहते हैं। ये पेशियां भी जो है श्वास क्रिया ब्रीथिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो श्वास क्रिया में जो है डायफ्राम की पेशियां या डायफ्राम और जो है पसलियों के बीच में उपस्थित पेशियां अंतरा परसुक पेशियां, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती हैं। अब हम सबसे पहले अंतःश्वसन या प्रश्वसन को जो है डिस्कस करेंगे। अंतःश्वसन या प्रश्वसन के समय में फेफड़े फूलते हैं, जिससे जो है इनका आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु का दाब या दबाव कम हो जाता है, जिससे हवा इसमें भर जाता है। इस प्रक्रिया में जो आपका डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो होता है पहले जो है आपका गुंबदनुमा होता है।
लेकिन अंतः शोषण या प्रशोषण के समय में डायफ्राम में संकुचन होने के कारण जो है ये फ्लैट हो जाता है और ये नीचे की तरफ उदर गुहा की तरफ जो है आपका जो है गति कर जाता है, जिससे जो है आपकी जो फेफड़े लंबाई में फूलते हैं। क्योंकि जो फेफड़े जो होते हैं उनके आधारी भाग डायफ्राम पे चिपके रहते हैं, इसलिए जब अंतःशोषण या प्रशोषण की क्रिया में जो है डायफ्राम नीचे की तरफ गति करता है तो फेफड़े लंबाई में फूलते हैं। इसी बीच जो है आपका जो है अंतरापार्श्व पेशियों के गति के कारण जो पसलियां होती हैं ये बाहर और ऊपर की तरफ जो है आपकी फैलती हैं, जिससे जो है वक्ष गुहा का जो है व्यास भी बढ़ता है। तो इस तरह से जो डायफ्राम के गति के कारण फेफड़े लंबाई में जो फैलते हैं और जो है अंतरापार्श्व पेशी जो पसलियों के बीच में होती हैं इसके गति के कारण जो है फेफड़े जो है आपके चौड़ाई में भी फूलते हैं, जिससे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और जो है इसमें वायु का दाब कम हो जाता है। अब जैसे ही वायु का दाब जो है फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब से कम होता है तो वायुमंडल की वायु नाक के रास्ते, नासा गुहा के रास्ते होते हुए जो है श्वास नली के रास्ते आकर के जो है ये फेफड़े में भर जाती है और इस तरह से जो है अंतःशोषण या प्रशोषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब आपका जो है अंतःशोषण या प्रशोषण के समापन के बाद जो है बाह्य शोषण होता है। इसमें जो है डायफ्राम जो आपका नीचे की तरफ, डायफ्राम जो पहले गुंबदनुमा था, अंतःशोषण में ये नीचे की तरफ जो है गति किया था, अब ये जो वापस अपनी जो है स्थिति में आता है, जिससे जो है फेफड़ों की लंबाई घट जाती है और इसी बीच जो है आपका जो है पसलियाँ और जो स्टर्नम ये वापस अपनी स्थिति में आती हैं, जिससे फेफड़ों की चौड़ाई आपकी कम हो जाती है। अतः फेफड़े जो है आपके जो होते हैं ये कांटेक्ट कर जाते हैं, पहले फैले रहते हैं फिर ये संकुचित हो जाते हैं। इससे जो फेफड़ों के अंदर जो है वायु का जो है दबाव बढ़ जाता है बाहरी वायु के तुलना में, जिससे वायु जो होता है फेफड़ों से होते हुए अब जो है श्वास नली और नासा से होते हुए नासा गुहा से होते हुए फिर नासा छिद्र के रास्ते बाहर चला जाता है। इस तरह से जो है आपकी जो है बाह्य शोषण आपकी भी पूरी हो जाती है। जब आपके जो है जब आपका जो फेफड़ों के अंदर वायु जो है आपका जो है भरता है तो हमने पढ़ा कि जो है श्वास नली जो होती है दो भागों में बटी जिसे श्वसनिया कहते हैं, फिर ये द्वितीयक तृतीयक जो है शाखाओं में बढ़ती हैं, फिर ये बार बार विभाजित होकर के श्वसनिकाएँ बनाती हैं और अंत में जो है ये बार बार विभाजित होकर के जो है अंत में जो वायु कोष्ठकों में खुल जाती हैं। वायु कोष्ठकों की संख्या करोड़ों होती है, तो वायु जो है अंततः जो इन वायु कोष्ठकों में जो है आपका जो है भर जाता है। इन वायु कोष्ठकों की दीवारें बहुत ही महीन एक पतली झिल्ली जैसी होती हैं और उसके चारों तरफ जो है रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। तो जैसे ही जो है आपका जो है वायु कोष्ठकों में पहुंचता है, यहाँ से जो है ऑक्सीजन रुधिर में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठ में आ जाती है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु शोषण के समय में जो बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से जो है फेफड़ों में गैसों का विनिमय वायु कोष्ठकों में होता है। वायु कोष्ठकों में बाहरी वायु के साथ जो ऑक्सीजन आती है ये यहाँ से जो है आपके रुधिर में चली जाती है और रुधिर का कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठकों के गुहा में आ जाता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आपका निकाल दिया जाता है। तो वायु कोष्ठकों में जो है आपकी जो होती है गैसों का विनिमय वायु और जो है रुधिर के बीच में होता है। अब देखिए जो है फेफड़े जो होती हैं श्वास क्रिया के लिए कैसे जो है आपकी स्पेशलाइज होती हैं। पहली बात जो होती है फेफड़ों में जो होता है ऑक्सीजन को लेने के लिए फेफड़ों के जो है अंतः सतह का जो है क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है या फेफड़ों के अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है कि फेफड़ों में जो है आपका वायु कोष्ठकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, ये करोड़ों की संख्या में होती है। अगर हम सारे जो है वायु कोष्ठकों को एक साथ जोड़ दें तो लगभग जो है 80 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल जो है आपका जो है ढक लेंगे। इस तरह से जो है करोड़ों वायु कोष्ठकों की उपस्थिति के कारण जो है फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए जो है
बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाती है। दूसरी जो है वायु कोष्ठकों की जो दीवारें बहुत ही पतली होती हैं, झिल्ली नुमा होती हैं और इनके चारों तरफ जो है रुधिर केशिकाओं का घना जाल होता है। इससे जो है गैसों के आदान प्रदान या विनिमय में कोई जो है आपकी दिक्कत नहीं होती है। तो वायु कोष्ठकों के कारण जो है फेफड़े जो होती हैं गैसों के आदान प्रदान या गैसीय विनिमय के लिए जो है रूपांतरित होती हैं।